हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट है में। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और जो आज का हमारा टॉपिक है वो वेट्स और मेजर्स पर है। उसके बाद हम देखेंगे इंपीरियल सिस्टम और मैट्रिक्स सिस्टम डिटेल्ड में देखेंगे, समझेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं वेट क्या होता है, उसके बाद देखेंगे मेजर्स क्या होता है। वेट को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मास क्या होता है। मास होता है किसी भी बॉडी का मैटर कितना है, यानी कि कितना मैटर है एक बॉडी में, उसको हम मास कहेंगे। फॉर एग्जांपल कोई भी बॉडी हो, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें कितने प्रोटॉन्स हैं, उसमें कितने न्यूट्रॉन्स हैं, वो क्या कहलाएगा, उसका मैटर, यानी कि वो उसका मास कहलाएगा। आपकी बॉडी में कितने सेल्स हैं, कितने ऑर्गन्स हैं, वो क्या कहलाएगा, आपका मास। ठीक है, तो मास होता है कितना मैटर भरा पड़ा है किसी बॉडी में, किसी भी बॉडी में, वो कहलाएगा मास। उसी मास पर जब क्या लगेगा, उसी मास पर जब ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जब उस मास पर लगेगा तब उसको हम कहेंगे वेट्स। यानी कि वेट होता है जब ग्रेविटेशनल फोर्स मास पे लगेगा, उसको हम वेट कहेंगे। अब ये वेट हम क्यों पढ़ते हैं इस फार्माकोलॉजी में? देखिए, हमें जब कोई प्रिस्क्रिप्शन आती है, बनानी होती है कोई भी प्रिस्क्रिप्शन, उसमें हमने वो इंग्रेडिएंट्स को नापना होता है ना, तो नापने के लिए हमें वेट, उसका वेट करना पड़ता है। तो इसलिए हम यहाँ पे वेट्स पढ़ते हैं और मेजर्स पढ़ते हैं। ठीक है, अब यही चीज़ें यहाँ पे भी लिखी हैं कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है एक बॉडी पे, और जितना उस पर क्या होगा, मास, जितना मास होगा उतना उस पर ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर कम मास होगा कम ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ज़्यादा मास होगा ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। और जो ये मास होता है ना, ये कांस्टेंट होता है। और एक बात याद रखें, ये मास जो भी होता है ना, मैटर, ये कांस्टेंट की मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल समझें, आपकी बॉडी में सेल्स हैं, मास हैं, सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं, वो तो उतने ही है ना, वो थोड़ी चेंज हो जाते हैं। तो कांस्टेंट है किसी भी बॉडी में, सेल्स कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने न्यूट्रॉन्स हैं, वो तो उतने ही है ना, तो कांस्टेंट है। इसका मतलब मास कांस्टेंट होता है और वेट कांस्टेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि इस पे ग्रेविटेशन फोर्स लगता है। कहीं पे ग्रेविटेशन फोर्स कम होता है, कहीं पे ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा होता है। तो वेट वेरी करेगा, लेकिन मास कभी वेरी नहीं करेगा। आया समझ यहाँ तक? और अब ये वेट हम फार्माकोलॉजी में सॉलिड क्वांटिटीज़ को नापने के लिए यूज़ में लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कोई भी इंग्रेडिएंट नापना हो, 2 ग्राम 3 ग्राम, वो किस में हम नापेंगे, इन टर्म्स ऑफ केजीज में, या ओल्ड सिस्टम में उसको ड्रैकम वगैरह में नापते थे। तो सॉलिड क्वांटिटी को नापने के लिए हम वेट्स का यूज़ करते हैं। आया समझ? उसके बाद है हमारा मेजर्स। मेजर भी ये होता है कि हम किसी भी सब्सटेंस का मेजरमेंट करें, लेकिन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, यानी कि जब हमें कोई लिक्विड क्वांटिटी नापनी हो, उसको हम कैसे नापेंगे, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। हमें दूध नापना हो, उसको हम कैसे नापेंगे, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम को लेके, यानी कि वो तो फिर लीटर रहेगा, लेकिन वॉल्यूम तो है ना मेजरमेंट वॉल्यूम की, यानी कि कोई भी लिक्विड क्वांटिटी जब हम मेजर करेंगे, कोई भी सब्सटेंस जिसका मेजरमेंट आप इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम लेंगे, उसको हम कहेंगे मेजर। उसमें ऑलमोस्ट सभी लिक्विड क्वांटिटीज़ आती हैं। ऐसा समझ? अब इन लिक्विड क्वांटिटीज़ पे ज़्यादातर टेम्परेचर और प्रेशर, इन पे थोड़ा सा इफेक्ट दिखाता है। टेम्परेचर की वजह से भी वेरिएशन हो सकती है और प्रेशर की वजह से भी ये वेरी कर सकते हैं, कम ज़्यादा हो सकते हैं। चलिए, उसके बाद इन वेट्स और मेजर्स को नापने के लिए हमारे पास 2 सिस्टम्स हैं। एक को कहते हैं इंपीरियल सिस्टम और दूसरे को कहते हैं मेट्रिक सिस्टम। अच्छा, जो इंपीरियल सिस्टम होता था ना, इसको ओल्ड सिस्टम कहते हैं, यानी कि ओल्ड सिस्टम था। इसमें हम जो नापने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट्स लेते थे, कोई भी चीज़ हमने नापनी हो, स्टैंडर्ड यूनिट जो लेते थे नापने के लिए, वो ग्रेन्स होते थे, ड्रैकम्स होते थे, ओन्स होते थे, ठीक है, गैलोन्स होते थे। लेकिन मेट्रिक सिस्टम को डेसिमल सिस्टम भी कहते हैं, मेट्रिक सिस्टम को डेसिमल सिस्टम भी कहते हैं। अच्छा, इसमें हम डेराइव्ड यूनिट्स हम क्या लेते हैं, एक स्टैंडर्ड यूनिट क्या लेते हैं नापने के लिए, मिलीग्राम्स, ग्राम्स, सेंटीमीटर्स, मीटर्स, मिलीमीटर्स, लीटर्स। ठीक है, तो ये हम स्टैंडर्ड यूनिट्स लेते हैं नापने के लिए। ऐसा समझ? इससे पहले ओल्ड सिस्टम में ये वाली चीज़ें हम लेते थे नापने के लिए, लेकिन मीट्रिक सिस्टम, यानी कि जो आज का रिसेंट सिस्टम है, उसमें हम ये वाली स्टैंडर्ड यूनिट्स लेते हैं। अच्छा, बिकॉज द ईजियर कैलकुलेशन इज ग्रेट एक्यूरेसी फ्लिक्स। अब ये जो है ना हमारा रिसेंट ये वाला मेट्रिक सिस्टम, ये एक इससे हमें एक ईजी कैलकुलेशन होती है और एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत अच्छी है, इसीलिए हम इसको
यूज़ में लेते हैं इस वाले सिस्टम को। अच्छा, उसके बाद कुछ टर्म बताया है इन्होंने कि 1948 में एक कमेटी बिठाई गई थी वेट्स एंड मेजर्स को देखने के लिए। उसके बाद legislation appointed the president of the board and trade. The committee on weights and measures legislation was appointed by the किसने president of board and इस president ने ये कमेटी बिठाई थी board and trade ने, ताकि वो देख सकें कि weights और measures की रिकमेंडेशन, यानी कि एक कमेटी बिठा। अब मैं बताता हूँ उसमें एक्चुअली क्या बताया गया था। इजीली इस कमेटी ने क्या बताया था मैं बताता हूँ। इस कमेटी ने मतलब अपनी रिपोर्ट जब दी ना 1951 में, इसने अपनी रिपोर्ट दी और उसने कहा कि ये जो इंपीरियल सिस्टम यानी कि जो ओल्ड सिस्टम था इसको हम एबॉलिश करते हैं और हम मैट्रिक्स सिस्टम को यहाँ पे अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, देयरफॉर स्टेप्स वेर टेकन। उसके बाद वही स्टेप्स लिए गए कि हमने किस तरह से एबॉलिश करना है इस इंपीरियल सिस्टम को, ओल्ड सिस्टम को। ठीक है, उसके बाद सिंस 31 मार्च 1969 फार्मासिस्ट्स वर रिक्वायर्ड टू कैरी आउट ऑल डिस्पेंसिंग वर्क इन मैट्रिक सिस्टम, यानी कि इस डेट से लेके आज तक जो भी फार्मासिस्ट अब डिस्पेंस यानी कि दवाई बनाता है वो मैट्रिक सिस्टम के हिसाब से बनाता है। उसके बाद और कुछ चीज़ें ये थोड़ी सी याद रखें। फर्स्ट चेंज ओवर द मैट्रिक सिस्टम अप्लायंसेस, सबसे पहली जो चेंज आई थी यानी कि जो मैट्रिक सिस्टम अप्लाई किया था सबसे पहले वो ब्रिटिश फार्मा को पिया ने किया था और ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स को ने पब्लिश किया था 1963 में। उसके बाद जो डोज ऑफ टैबलेट्स, कैप्सूल्स, इंजेक्शंस वायर गिवन इन मैट्रिक सिस्टम, यानी कि कितनी डोज वो मैट्रिक सिस्टम में हम देते रहे, कैप्सूल्स वगैरह वगैरह वो मैट्रिक क्वांटिटीज़ के हिसाब से नापी गई थी। वेट्स और मेजर्स, उसके बाद रेगुलेशन 19 डिस्क्राइब सर्टेन इक्विवेलेंट मैट्रिक यूनिट्स। अब कुछ खास इसमें नहीं है, मैं बताता हूँ थोड़ा सा। इसके बाद उन्होंने ये बताया कि मतलब मैट्रिक सिस्टम ही ज़्यादातर आजकल प्रिस्क्रिप्शन दी जाती है मैट्रिक सिस्टम के हिसाब से, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो फिजिशियंस, ट्रेंड फिजिशियंस वो इंपीरियल सिस्टम के हिसाब से ड्रग्स को प्रिस्क्राइब करते हैं कुछ हॉस्पिटल्स में। और इन्होंने बोला कि जैसे बॉटल्स, जो लिक्विड बॉटल्स होती हैं उनको मैन्युफैक्चर ओन्स के हिसाब से की जाती हैं और जो फ्रैक्शनल डोजेस दी जाते हैं इस तरह से, यानी कि ओल्ड सिस्टम के हिसाब से अभी भी कहीं कहीं जगह पे दी जाती हैं। तो अब जो चीज़ हमने ना पढ़नी है ना वो इंपीरियल सिस्टम और मैट्रिक सिस्टम पढ़नी है। ठीक है, इंपीरियल सिस्टम एक ओल्ड सिस्टम होता था, उसमें भी दो टाइप्स होते थे, एवाइडोपोएस सिस्टम और एपोथोकेरीज सिस्टम होता था। लेकिन इस सिस्टम को समझने से पहले ना आपको सबसे बेहतरीन समझाने के लिए मैं मैट्रिक सिस्टम समझाऊंगा, उसके बाद ये बहुत ही ईजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैट्रिक सिस्टम देखते हैं। अब मैट्रिक सिस्टम में अगर किसी भी बॉडी का मास, किसी भी चीज़ का मास या वेट हमने नापना है, उसके लिए जो चीज़ हम रखेंगे ना नापने के लिए वो किलोग्राम होगा। ठीक है, तो ये मैट्रिक सिस्टम है। आजकल जो हम नापने के लिए आपने 1 किलो चीनी लेनी है, ठीक है, तो जो उस चीनी का मास होगा वो इस 1 किलोग्राम के बराबर होगा। तो इसलिए हम स्टैंडर्ड यूनिट जो लेते हैं ना यहाँ पे वो किलोग्राम लेते हैं। नापने के लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है ना वो हमारा क्या होता है, किलोग्राम होता है। और जो बाकी अदर मेजर्स लिए जाते हैं वो इसी किलोग्राम से लिए जाते हैं। देखिए कैसे लिए जाते हैं। 1 किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता, वो 1000 ग्राम के बराबर होता है। इसी तरह से 1 हेक्टोग्राम 100 ग्राम के बराबर होता है। डेकाग्राम 10 ग्राम के बराबर होता। 1 ग्राम के बराबर होता। 1 डेसीग्राम 0.1 ग्राम के बराबर होता। बस ये याद रखें, यहाँ पे डेका है, डेका मीन्स 10 ग्राम, ये आया था क्वेश्चन। और डेसी, यहाँ पे डेसी यानी कि 0.1 ग्राम के बराबर। सेंटीग्राम यानी कि 0.01 ग्राम। मिलीग्राम 0.01 ग्राम के बराबर होता। ठीक है, बस ये चीज़ें आपने याद रखनी है। 1 किलोग्राम इतने ग्राम के बराबर, 1 हेक्टोग्राम इतने ग्राम के बराबर। यही यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट हम क्या लेते हैं, किलोग्राम ही लेते हैं। इसी से बाकी चीज़ें हमने डिराइव की ना, तो इसीलिए हम स्टैंडर्ड यूनिट किलोग्राम लेते हैं। यानी कि वेट जो हम लेते, जो हमने पहले वेट पढ़ा था, वेट यहाँ पे हम किलोग्राम लेते हैं। उसके बाद हमने मेजर लेना है। ठीक है, वो आगे देखते हैं। अच्छा, मिलीग्राम, उसके बाद और एक है माइक्रोग्राम, यहाँ पे ये दिया गया है। चलिए, इसी तरह से हमने ना मेजरमेंट कैपेसिटी यानी कि कोई लिक्विड चीज़ हमने वॉल्यूम में नापनी हो, कोई चीज़ नापनी हो वॉल्यूम में, लीटर्स में, तो वो हम कैसे नापते हैं, लीटर्स में यहाँ पे नापते हैं। मीट्रिक सिस्टम में हम उसको लीटर्स में नापते हैं बाय वॉल्यूम। ठीक है, उसी को कहते हैं मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी, यानी कि जो हम मेजर लेते हैं। जो हमने पहले मेजर पढ़ा था, वेट पढ़ा था, वेट हमने ऊपर देखा, वेट हमने किलोग्राम यहाँ पे लिया, यहाँ पे हमने क्या लिया मेजर, हम यहाँ पे क्या लेंगे, मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी क्या लेंगे,
लीटर लेंगे, ठीक है, जो वॉल्यूम है हम नापते हैं, और जितनी भी अदर क्वांटिटीज़ हम लेंगे वो इसी लीटर से नापेंगे, इसी लीटर से नापेंगे। ऐसा समझ। चलिए आगे देखते हैं। 1 लीटर कितने मिलीलीटर के बराबर होता? 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के बराबर होता। बड़ी इजी बात है। अब ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये आपको अभी समझ में आ जाएंगी। ये यहाँ पे एक ड्रॉप, यानी कि ये ओल्ड सिस्टम इंपीरियल सिस्टम के हिसाब से इन्होंने दी हुई है, और ये सिस्टम जो है ये आजकल के यानी कि मीट्रिक सिस्टम के हिसाब से दिए गए हैं। ये इंपीरियल सिस्टम के हिसाब से, ये अभी आपको समझ में आ जाएगा सारा कुछ। बहुत ईजी वे में आपको समझाऊंगा, आपको ट्रिक भी बताऊंगा इसको याद करने के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि मीट्रिक सिस्टम में हम असल में क्या करते हैं नापने के लिए। तो ये थोड़े से कन्वर्शन फैक्टर्स भी हैं, चलो ये भी लास्ट में ही देखते हैं। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक पे, इंपीरियल सिस्टम पर। चलिए, इंपीरियल सिस्टम मैंने पहले ही बता दिया। ये इंपीरियल सिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। इसके ना 2 है, एवायरडो-पोयस सिस्टम और एपोथियोकेरीज सिस्टम, 2 सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से जिस तरह से हमने ना मीट्रिक सिस्टम में पढ़ा कि स्टैंडर्ड यूनिट की कोई चीज़ मेजर करने के लिए जो हम स्टैंडर्ड यूनिट लेंगे, वो वहाँ पे हम क्या लेते थे? किलोग्राम लेते थे मीट्रिक सिस्टम में। यहाँ पे भी जब हमने कोई चीज़ नापनी हो तो स्टैंडर्ड यूनिट कोई होगा ना जो जो नापने के लिए होगा, वो स्टैंडर्ड यूनिट हम यहाँ पे क्या लेंगे फिर? वो हम लेते हैं यहाँ पे पौंड लेते हैं एवायरडो-पोयस सिस्टम में। अब याद कैसे रखें? इसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? पौंड है। यहाँ पे क्या बता रहा है? एवायरडो-पोयस, POIS, पोयस से रिप्रेजेंट याद रखें पौंड, यानी कि पौंड याद रखें। इसका स्टैंडर्ड यूनिट पौंड है, बहुत ही इजीली याद रहेगा। अच्छा, इसी तरह से जो हमने मीट्रिक सिस्टम में हमने पढ़ा था, एक किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता। इसी तरह से यहाँ पे अब पौंड है ना स्टैंडर्ड यूनिट, 1 पौंड कितने बराबर होगा? 1 पौंड किसके बराबर होगा? 16 ओंस के बराबर होगा। इसी तरह से 1 पौंड 7000 ग्रेन्स के बराबर होगा। अब यहाँ पे ये जो इन्होंने पौंड, ये इनकी मिस्टेक यहाँ पे हो गई है। ये एक्चुअली यहाँ पे 1 ओंस है, 1 ओंस यानी कि ये वाला, ये 16 ओंस है ना यहाँ पे, यानी कि 1 ओंस OZ 1 ओंस कितने बराबर होता है? अब इजीली बात है, हम क्या करेंगे? ग्रेन्स 7000 हैं, डिवाइड करेंगे 16, तो 1 ओंस कितने बराबर आ जाएगा? फिर इतने ग्रेन्स के बराबर आएगा। 1 ओंस इतने ग्रेन्स के बराबर आ जाएगा। आया यहाँ तक समझ? चलिए आगे चलते हैं। आपको इजीली समझाने के लिए ना मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। इंपीरियल सिस्टम 2 में डिवाइड होता है, एवायरडो-पोयस सिस्टम, एपोथियोकेरीज सिस्टम। इसको ट्रॉय सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है, याद रखें, कभी कभार आ सकता है। तो स्टैंडर्ड यूनिट नापने के लिए पौंड लेते हैं, यहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट ग्रेन लेते हैं, बस ये चीज़ याद रखें। अब यहाँ पे हमने बोला है ना पोयस से पौंड याद रखें, तो इसका ऑब्वियसली आपको याद रहेगा स्टैंडर्ड यूनिट, यानी कि जो हम मेजर नापने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट रखते हैं वो हम ग्रेन रखते हैं। इसी तरह से ये चीज़ें हमने पढ़ी। एक पौंड 16 ओंस के बराबर होता। 1 पौंड कितने ग्रेन्स के? 7000 ग्रेन्स के बराबर होता। और 1 ओंस कितने ग्रेन्स के बराबर होता? 437.5 ग्रेन्स के बराबर होता। अब चलिए यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे चलें। यहाँ पे क्या स्टैंडर्ड यूनिट हमने क्या रखा? ग्रेन, यानी कि ग्रेन ही है यहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट। तो यहाँ पे हम 20 ग्रेन्स कितने स्क्रैपल के बराबर होता? देखिए याद कैसे रखें। सबसे पहले इसको इस तरह से याद रखें, 20 ग्रेन्स, 60 ग्रेन्स, 480 ग्रेन्स, 576, इसको इसी तरह से रिदम में याद रखें। रिदम में जब याद रखोगे उसके बाद ये इसको रिदम में याद रखने की ट्रिक मैं बताता हूँ। जब ये पहले याद रहेगा, इसको याद रखने की ट्रिक अभी बताऊँगा मैं। तो 20 ग्रेन्स स्क्रैपल, एक स्क्रैपल के बराबर, सिर्फ एक स्क्रैपल। 60 ग्रेन्स 1 ड्रैकम, और 480 ग्रेन्स 1 ओंस के बराबर। इसी तरह से 576 ग्रेन्स 1 पौंड के बराबर। आया यहाँ तक समझ? अब याद कैसे रखें वो भी याद रखें। यहाँ इसको मैंने क्या बताया, इसको आप याद रखें। पहले ये वाला, पहले 20 ग्रेन्स आते, उसके 60 आते, उसके बाद ये। इसको भी तो सीरीज हिसाब से हमने याद रखना। पहले क्या आता? पहले स्क्रैपल आता, उसके बाद ड्रैकम आता, उसके बाद ओंस आता, उसके बाद पौंड आता। तो इसको याद रखेंगे हम, ये तो ऑटोमेटिकली हमें याद रहेगा 20, 60 वगैरह वगैरह, लेकिन इसको पहले याद रखना है। स्क्रैपल आता पहले ड्रैकम आता है पहले, ओंस पहले कौन सा आता है? तो इसके लिए ट्रिक याद रखें, लिखे। तो ट्रिक है, घर से दूर अव्वल पाया। घर से दूर अव्वल पाया। जी से
यानी कि ग्रेन, पहले तो ग्रेन हमें पता है ना, इसका स्टैंडर्ड यूनिट ग्रेन है, तो 20 ग्रेन किसके बराबर रहेंगे, 1 स्क्रैपल के। ऐसा समझ, घर से एस से, ठीक है, एस से स्क्रैपल, डी से ड्रैकम आ गया ना, ड्रैकम, उसके बाद ओ से ओनस और पी से पौंड रहा ना। तो पहले हमने क्या याद रखना है, 20, 60, 480, उसके बाद ये ट्रिक याद रखें तो ऑटोमेटिकली याद रहेगा। पहले स्क्रैपल आता है, उसके बाद ड्रैकम आता है, उसके बाद ओन्स आता है, उसके बाद पौंड आता है। तो घर से अव्वल पाया, ये याद रखें, ये वाली ट्रिक। आया यहाँ तक समझ? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। जिस तरह से हम मीट्रिक सिस्टम में स्टैंडर्ड यूनिट वहाँ पे लेते थे लीटर्स, यहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट हम नापने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट यहाँ पे हम लेते हैं गैलोन। इसमें भी गैलोन, इसमें भी गैलोन, ठीक है। अब बहुत ही ईजी, इसको याद रखना बहुत ही ईजी है, कोई बड़ा मसला है नहीं। देखिए क्या करना है, 1 गैलोन, वहाँ पे 1 लीटर था मीट्रिक सिस्टम में, यहाँ पे 1 गैलोन किसके बराबर, क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट गैलोन है, इसलिए हम 1 गैलोन 160 फ्लूइड ओंस के बराबर होता है। यहाँ तक ठीक। उसके बाद 1/4 ऑफ गैलोन, यानी कि इस गैलोन को 4 हिस्से कर दो, वो कितने फ्लूइड ओंस के बराबर आ जाएगा, 40 फ्लूइड ओंस के बराबर आ जाएगा, जिसको हम 1 क्वार्ट भी कहते हैं। 1 क्वार्ट, 1/4 गैलोन 1 क्वार्ट के बराबर। इसी तरह से 1 गैलोन को जब हम क्या करेंगे, 8 पार्ट, यानी कि इसके 8 पार्ट करेंगे, 8 पार्ट्स करेंगे, वो कितना आ जाएगा, 20 फ्लूइड ओंस के। सीधी सी बात है, 1 गैलोन 160 फ्लूइड ओंस के बराबर, जब इसके 8 हिस्से कर दें तो 20 फ्लूइड ओंस आ जाएगा, जिसको हम 1 पिंट भी कहते हैं। चलिए थोड़ा सा अब आगे, यहाँ पे भी कोई बड़ा मसला नहीं है, इसको भी इजीली याद रखेंगे, बहुत ही इजी वे में याद रखेंगे। देखें यहाँ पे मैंने क्या बोला, स्टैंडर्ड यूनिट्स गैलोन यहाँ भी हैं। अब याद कैसे रखें, देखें ये 1 फ्लूइड ड्रैकम 60 मिनिमम के बराबर होता है, जिसको मीट्रिक सिस्टम में 4 ml के बराबर भी लिया जाता है। 1 फ्लूइड ओनस 480 मिनिमम के बराबर, 1 पिंट 20 फ्लूइड ओनस 1 गैलोन 160 फ्लूइड ओनस के बराबर। अब इसको कैसे याद रखें, अभी तो हमने पढ़ा ऊपर, क्या पढ़ा, देखे ना, हाँ 20 ग्रेन्स तो 1 स्क्रैपल के बराबर होते थे, 60 ग्रेन्स 1 ड्रैकम के बराबर, हाँ 480 ग्रेन्स 1 ओंस के बराबर, 57 ये 1 पाउंड के बराबर होती थी। यहाँ भी तो सेम फॉलो हो रहा, क्या 1 फ्लूइड ड्रैकम। अब यहाँ पे फ्लूइड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ना लिक्विड क्वांटिटी है, ठीक है, लिक्विड इसलिए फ्लूइड। ड्रैकम तो है, ऊपर ड्रैकम कितने बराबर, ग्रेन्स के बराबर होता था, 60 ग्रेन्स के बराबर होता था, ठीक है। तो यहाँ पे 60 मिनिमम के बराबर होगी, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड क्वांटिटी है, ऐसा समझ। इसी तरह से यहाँ पे 1 फ्लूइड ओंस कितने बराबर, 480 मिनिमम, ऊपर भी तो था 480 ग्रेन्स 1 ओंस के बराबर होते थे। तो यहाँ पे 1 फ्लूइड ओंस 480 सिमिलर मिनिमम के बराबर आ जाएगा, आया ना समझ। तो सिमिलरिटी आपने देख ली यहाँ पे। इसी तरह से 1 पिंट किसके बराबर, 1 पिंट 20, अभी तो पढ़ा हमने, 1 पिंट 20 फ्लूइड ओंस के बराबर, 1 गैलोन 160 फ्लूइड के ओंस के बराबर, अभी हमने पढ़ा। आया यहाँ तक समझ। अच्छा चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी मैंने बोला था ना, ये भी अभी आपको याद आ जाएगा, याद रहेगा। तो 1 ड्रॉप 1 मिनिमम के बराबर होता है, क्योंकि लिक्विड क्वांटिटी अभी हमने देखा ना वो मिनिमम में कन्वर्ट होती है। तो 1 ड्रॉप 1 मिनिमम के बराबर होती है, और वो मीट्रिक सिस्टम में 0.06 ml के बराबर होती हैं। बस ये और दूसरा ये वाला याद रखें, बाकी मैं ट्रिक बताऊंगा। 1 टीस्पूनफुल, यानी कि 1 टीस्पूनफुल, 1 फ्लूइड, एक याद रखें, सिर्फ 1 फ्लूइड ड्रैकम, अभी मैं बताऊंगा आगे डिफरेंस। 1 फ्लूइड ड्रैकम के बराबर होता है 1 टीस्पूनफुल, वो कितने बराबर होता है मीट्रिक सिस्टम में, 4 ml के बराबर होता है। बस यही चीज़ें आपने याद रखनी है। उसके बाद क्या, देखिए हमने क्या याद रखना है, यहाँ पे 1 फ्लूइड ड्रैकम, 2 फ्लूइड ड्रैकम, 4 फ्लूइड ड्रैकम, इसको रिदम में याद रखना। ड्रैकम के बाद क्या आता है, हमारे पास ओनस आता था, ओवेस्ली आता था। उसके बाद 1 फ्लूइड ओनस, 2 फ्लूइड ओनस, याद आ गया, हाँ रह गया याद। उसके बाद 8 फ्लूइड ओनस। बस ये चीज़ें आपने पहले रिदम में याद रखनी है। ये तो फिर इसकी मैं ट्रिक बताऊंगा, पहले इसको रिदम में याद रखना, बाकी तो ये इजी रहेगा, ये वाला तो फिर इजी में याद रहेगा। अब देखें यहाँ पे डेजर्ट टीस्पूनफुल 2 ड्रैकम के बराबर, अगर 2 ड्रैकम के 1 ड्रैकम 4 ml के बराबर होगा, 2 ड्रैकम 8 ml के बराबर होगा, सही बात है। 1 टेबल स्पूनफुल किसके बराबर, 4 ड्रैकम के बराबर। अब ये 4 ड्रैकम 8 को डबल कर दो तो 16 ml, यानी कि इसको अप्रोक्सीमेट हम 15 ml के बराबर या 16 ml के बराबर लेते, अप्रोक्सीमेटली हम इसको 15 ml के बराबर ही लेते हैं। इसी तरह से
2 टेबल स्पूनफुल, एक फ्लूइड ओनस के बराबर आता है। एक फ्लूइड ओनस मीट्रिक सिस्टम में 30 ml के बराबर होता है। अब 2 फ्लूइड ओनस किसके बराबर होंगे? ऑब्वियसली 60 ml के बराबर होंगे। सही बात है ना। एक वाइन गिलास 2 फ्लूइड ओनस के बराबर। अब याद रखें टेक्निक, इसको याद रखें, ये आपने याद रखा ना ऑलरेडी, तो ये ऑब्वियसली आपको याद आ जाएगा। अब देखें, 1 ड्रॉप और 1 टीस्पून को ना आप ऐसे ही रटा याद रख लीजिएगा। ये इसकी ट्रिक मैं बताऊंगा, आप याद रखें। ट्रिक क्या है? एक डेजर्ट में टेबल था, याद रखें इस तरह से ना, एक कहानी थोड़ी सी याद रखें। एक डेजर्ट में टेबल था, उस पर वाइन और टी था या थी। एक डेजर्ट में टेबल था, उस पर वाइन और टी था। अब याद कैसे रखें? देखें, डेजर्ट से क्या याद रखे हुए? एक डेजर्ट स्पूनफुल, ठीक है। डेजर्ट, एक डेजर्ट यानी कि डेजर्ट स्पूनफुल, आगे आपने ये रिदम में ऑलरेडी याद रखा हुआ है। उसके बाद डेजर्ट में टेबल से क्या याद रखेगा? एक टेबल स्पूनफुल, पहले डेजर्ट स्पूनफुल, उसके बाद टेबल स्पूनफुल, ठीक है। ये तो आपने ऑलरेडी याद रखा है। था, उस पर क्या था? उस पर वाइन, उसके बाद अच्छा टेबल था से याद रखें ये वाला टेबल स्पूनफुल, ठीक है। था, उस पर वाइन से याद रखें वाइन गिलास, एक वाइन गिलास, वाइन और टी से टी याद रखें, टी। था से याद रखें ट्रम्बल फुल, ठीक है। तो ये ट्रिक यहाँ पे आप याद रख सकते हैं कि इसकी सीक्वेंस कैसे हैं। ये सीक्वेंस आपने पहले याद रखनी है ऑब्वियसली, ये तो आपको अब अच्छे से याद रह जाएगा। चलिए, होप कि ये ट्रिक भी आपको याद रही होगी। एग्जाम्स में मैंने ऐसे याद किया था, अब आप कोई भी ट्रिक खुद भी कर सकते हैं। अच्छा चलिए, ये कन्वर्शन फैक्टर्स होते हैं, इसका हमें सेकंड पार्ट भी बनाना है, हमने इसकी कैलकुलेशंस भी पढ़नी है। तो एक ग्रेन को हम मतलब इतने mg's के अकॉर्डिंग लेते हैं। ये तो है इंपीरियल सिस्टम। मीट्रिक सिस्टम में हम इसको इतने अप्रॉक्सीमेट लेते हैं या 65 mg के आसपास लेते हैं। एक ड्रॉप, एक मिनिमम जो हमने अभी पढ़ा 0.06 ml, एक फ्लूइड ओनस को इतने ml के बराबर या 30 ml के बराबर, 1 ग्राम को इतने ग्राम या इतना, मतलब ये थोड़ी सी आप देख सकते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं। अब कुछ और 2 पॉइंट्स में भी यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, ठीक है। देख लें आप, ये पॉइंट मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखें, 1 किलोग्राम जो हम मीट्रिक सिस्टम में लेते हैं ना, उसको हम इंपीरियल सिस्टम में 2.2 पाउंड के इक्वल लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ खास कर याद रखें। इसी तरह से 30 ग्राम 1 औंस के बराबर होता है और 1 ग्राम 15 ग्रेन्स के बराबर। तो ये सारी चीज़ें देखें, खास कर ये चीज़ था। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कैपेसिटी मेजर्स में हम जो 1000 ml यानी कि 1 लीटर हम लेते थे ना, वो 1 क्वार्ट के बराबर होता था। 1 क्वार्ट किसके बराबर हमने अभी पढ़ा था? 1/4 गैलन के बराबर, ठीक है, पढ़ा था ना अभी। इसी तरह तो वो कितने फ्लूइड ओंस के बराबर था, वो भी आपको याद रहेगा। वो 40 फ्लूइड ओंस के बराबर होता था। सही बात है ना, अभी हमने पढ़ा। इसी तरह से 500 ml 1 पिंट के बराबर, 1 पिंट कितने फ्लूइड ओंस के बराबर होता था, जो हमने अभी पढ़ा 1/8 फ्लूइड ओंस के बराबर होता था, है ना। तो वो मतलब कि 20 फ्लूइड ओंस के बराबर होता था, यानी कि 20 फ्लूइड ओंस 500 ml, 40 फ्लूइड ओंस 1000 ml के बराबर। ऐसा समझ, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। अब यहाँ पे ना 30 ml ये हमने अभी पढ़ी, 1 फ्लूइड ओंस के बराबर है, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें भी आप देख सकते हैं, याद रखना चाहिए। तो खासकर ये सारी चीज़ें मुझे इम्पॉर्टेंट लगी आप तक पहुंचाने के लिए। तो होप कि ये सारी चीज़ें आपको ना बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो वीडियो पसंद आने की सूरत में ना इसको लाइक ज़रूर किया करें और प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर किया करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।